लास्ट डे हम चार्ज के बारे में बताए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता रहे थे, चार्ज के बारे में पढ़ा रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग शुरू किए थे, तो इसमें बताए थे, चार्ज के बारे में बताए थे। चार्ज कैसे पैदा होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे पैदा होता है, इसके बारे में बताए थे। आज हम कुछ बताएंगे कि चार्ज का क्या प्रॉपर्टी क्या है। तो हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें पहला प्रॉपर्टी है, कहता है like charges repel each other and unlike charges attract each other. मतलब हुआ कि यदि दो चार्ज है, लाइक चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो ये दोनों में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। क्या होगा इसमें? रिपल्सन फोर्स काम करेगा। उसी तरह ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी दोनों में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। लेकिन यदि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, या ए नेगेटिव चार्ज है, ए पॉजिटिव चार्ज है, तो कहता है कि अनलाइक चार्ज मतलब डिसिमिलर चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। लाइक चार्जेज और सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज और डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आई है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। एडिटिविटी मतलब एडिशन। चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अलजेब्रिक क्या है इसमें देखें पहले, इसका क्या नियम है। कहता है द टोटल चार्ज on a body is the algebraic sum of all the charges located anywhere on the body। कहता है कि कोई बॉडी है, मान लेते हैं, इसमें चार्ज है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, बहुत सारा चार्ज है। तो कहता है कि इसका टोटल चार्ज कितना हो गया। तो टोटल चार्ज कहता है कि होता है ये सब चार्ज का अलजेब्रिक सम, मतलब सब के समेशन के बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं Q = Q1
प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जितना चार्ज है सबको हम लोग जोड़ देते हैं अप टू Qn। ठीक है, ये हो गया। साथ साथ ये भी कहता है कि यदि कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग जोड़ेंगे, यदि नेगेटिव चार्ज है तो उसको घटा देंगे। मतलब प्रॉपर ये साइन कन्वेंशन को ये फॉलो करता है, ये साइन कन्वेंशन को ये फॉलो करता है। क्या कहता है? प्रॉपर साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन have to be used while adding the charges in the system। क्या है? मान लेते हैं कोई बॉडी है, कोई बॉडी पर चार्ज है Q1, मतलब जैसे चार्ज Q1 का वैल्यू मान लेते हैं कि दिया हुआ है +1 कूलम, Q2 का वैल्यू है मान लेते हैं -3 कूलम दिया हुआ है, Q3 का वैल्यू क्या है मान लेते हैं +2 चार्ज 2 कूलम है, Q4 का वैल्यू मान लेते हैं +5 कूलम है। तो कहता है कि टोटल चार्ज इस पर कितना हो जाएगा, Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4। इसी तरह यदि और कोई चार्ज है तो सबको जोड़ देंगे, मतलब +1 कूलम -3 कूलम +2 कूलम +5 कूलम। तो हो गया 1 - 3 +2 +5, मतलब 5 कूलम इसका चार्ज हो गया। इसी को कहा जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। हो गया। एक तीसरा प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, इसके पहले आप 11 में पढ़े होंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें क्या था, उसमें यही पढ़े हैं। जैसे एनर्जी के बारे में पढ़ते होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही विनाश किया जाता है। उसी तरह चार्ज के बारे में भी है। चार्ज के बारे में भी कहा जाता है कि चार्ज को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना चार्ज का न तो उत्पन्न किया जाता है नॉर बी destroyed in an isolated system। मतलब आइसोलेटेड का मतलब होता है कि कोई दूसरे के इफेक्ट में नहीं है। मतलब चार्ज न तो उत्पन्न किया जाता है न ही विनाश किया जाता है। कहाँ? जहाँ नहीं कोई दूसरे के प्रभाव में नहीं होता है। मतलब कि दूसरे के प्रभाव में यदि कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा जिससे उसका प्रभाव पड़ जाएगा तो फिर तो उत्पन्न हो जाएगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास में मेथड ऑफ इंडक्शन।
तो ऐसे नहीं कहा जाता है। सिंगल यदि कोई बॉडी है, सिंगल चार्ज है, सिंगल बॉडी में न तो चार्ज पैदा किया जाता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसका हम लोग दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं पैदा होता है, चार्ज पैदा होता है, हर एक बॉडी में चार्ज होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। मतलब चार्ज जब भी पैदा होता है तो पेयर में होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ होता है, और दोनों एक साथ होता है इसलिए वो न्यूट्रल हो सकता है। इसलिए कहते हैं दैट इज charges can be created or destroyed only in equal and opposite pairs. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो पैदा किया जाता है नहीं विनाश किया जाता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब सिंगल सिस्टम में, सिंगल बॉडी में ना तो हम लोग चार्ज पैदा कर सकते हैं नहीं विनाश कर सकते हैं। साथ ही साथ चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, चार्ज को पैदा भी किया जा सकता है विनाश भी किया जा सकता है ओनली इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। जब कभी भी इसको हम लोग क्रिएट करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमेशा पेयर में होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ होता है। तो चलिए आगे देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इसके पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि यदि हम सिल्क को रब करते हैं, मान लेते हैं ग्लास से रब करते हैं, सिल्क का टुकड़ा है, इसको रब किए, ग्लास से रब करते हैं, दोनों को रब कीजिएगा तो क्या होता है, सिल्क पर और ग्लास पर चार्ज तो पैदा होता है। सिल्क पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। मतलब यदि इसको हम लोग -Q लिखें सिल्क पर के चार्ज को, तो ग्लास पर भी पैदा होगा कितना, +Q होगा। मतलब सिल्क भी पहले न्यूट्रल था, ग्लास भी पहले न्यूट्रल था, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब दोनों को रब किए तो चार्ज तो पैदा हुआ, यहाँ पर नेगेटिव और उतना ही यहाँ पर ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, दोनों मिला करके कितना हो गया, 0। मतलब सिंगल चार्ज नहीं पैदा किया जाएगा, ना तो सिर्फ हम पॉजिटिव चार्ज पैदा कर सकते हैं ना नेगेटिव चार्ज पैदा करें। जब कभी भी पैदा करेंगे तो पेयर में होता है और दोनों मिला करके फिर न्यूट्रल हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्शन में आप जानते होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़े होंगे, जैसे कोई यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238, इसका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ब्रेक होता है, तो बनता है थोरियम बनता है। थोरियम बनता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90, मास नंबर 234, और क्या बनता है, हीलियम बनता है। हीलियम बनता है, एटॉमिक नंबर 2 हो गया, मास नंबर 4 हो गया। अब देखिए
यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। यूरेनियम का 92 है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब हो गया कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 92 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 92 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है। मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है? 92 है। पॉजिटिव चार्ज 92 है। थोरियम में, थोरियम का एटॉमिक नंबर 92 है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया 90। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, तो यहाँ भी 90 + 2 हो गया 92। मतलब इसमें हम कह सकते हैं यहाँ भी चार्ज, देखिए कहने के लिए तो चार्ज बढ़ गया, घट गया, पैदा हो गया, ये हो गया, लेकिन पहले भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज 92 था, बाद में भी 92 है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। क्वांटाइजेशन, पहले समझिए कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक्चुअली क्वांटाइजेट, क्वांटम पढ़े होंगे आप लोग, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? कोई चीज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। जैसे आदमी, आदमी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? एगो आदमी। ये तो आप नहीं कर सकते हैं, आधा आदमी है, 1.5 आदमी है, जब भी होगा तो 1 आदमी है, 2 आदमी है। भले ही आदमी का भीड़ है, मेला है, लेकिन है तो उसका यूनिट क्या है? 1 आदमी है। उसी तरह कहता है कि चार्ज का एक कोई यूनिट होता है, सबसे जो छोटा होता है उसी को कहते हैं क्वांटम। तो चार्ज का क्वांटम क्या है? तो चार्ज के क्वांटम किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। एक यूनिट मान लिया गया है चार्ज का, जो सबसे जो एक यूनिट मान लिया गया है, किसको? इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं द क्वांटम ऑफ चार्ज। द क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को चार्ज को क्वांटम मान लिया गया है, मतलब कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज को एक क्वांटम मान लिया गया है, एक यूनिट मान लिया गया है। और कहा गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया ई। अब किसी भी बॉडी में यदि कोई चार्ज है तो कहता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। जब कभी होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन का, जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन जो का जो चार्ज का जो यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, इस तरह नहीं होगा। जब कभी भी होगा तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब कह सकते हैं द चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑफ एनी बॉडी will be some integral multiple of E। E मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब कोई बॉडी पर यदि टोटल चार्ज Q है
तो कहता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है उसका इंटीग्रल मल्टीपुल Ne। हाँ, ये बात अलग है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जहाँ वेयर E क्या है, कह सकते हैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, या इसी को कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज भी कह सकते हैं, सबसे कम चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, किसी भी बॉडी पर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। एलिमेंट्री चार्ज सबसे कम चार्ज, और ये कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है, माइनस भी कह सकते थे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इतना चार्ज को एक यूनिट मान लिया गया है। एलिमेंट्री चार्ज इसी को कहा जाता है, इसी को चार्ज का क्वांटम कहा जाता है। और किसी भी बॉडी पर जितना भी चार्ज होगा हमेशा इतना चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपुल होगा, मतलब 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जितना गुना हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन जब कभी भी होगा तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। कभी भी कह सकते हैं चार्ज ऑन बॉडी कैन नेवर बी 1/3, 3/2, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब कभी भी होगा इंटीग्रल मल्टीपुल, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। यहाँ एक जान लीजिए, एक टर्म आता है, एक वर्ड आता है, एक नया वर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं क्वार्क कहते हैं। क्वार्क, देखिए एक्चुअली साइंस का ज़माना है, साइंस में तो हमेशा हर एक चीज़ का रिसर्च होते रहता है भाई। अभी तक हम लोग यही जानते थे कि इलेक्ट्रॉन को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे मिनिमम चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन साइंस तो साइंस है भाई, साइंस को तो कुछ भी किया जा सकता है। तो कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, वही तो कहता है कि प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो ब्रेक करने के बाद जो पार्टिकल जो होता है, जो पार्ट मिलता है, उसी को कहते हैं क्वार्क कहते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि हम लोग ब्रेक करेंगे तो उससे जो भी पार्ट मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं क्वार्क कह सकते हैं। कह सकते हैं द constituents particles of proton and neutron are called quark। मतलब प्रोटॉन को यदि हम ब्रेक करेंगे तो जो भी मिलेगा पार्टिकल उसको क्वार्क कहेंगे। न्यूट्रॉन को यदि हम ब्रेक, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता नहीं है हालांकि, लेकिन न्यूट्रॉन को यदि हम ब्रेक करेंगे तो जो भी पार्टिकल मिलेगा, जो भी उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्वार्क कहेंगे। मतलब कह सकते हैं तो इस पर कितना चार्ज होगा, दे हैव चार्जेज कितना होता है, इक्वल टू ±E/3 या ±2/3।
मतलब ब्रेक तो हुआ, ब्रेक हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा, एक नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। या A/3 दो पार्ट में हो गया, 3 पार्ट में हो गया, ब्रेक करेगा। लेकिन फिर जब ये, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेक तो होता है, इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, प्रोटॉन ब्रेक होता है, न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये फ्री स्टेट में कभी भी ऑब्जर्व नहीं करता है, फ्री स्टेट में रह नहीं पाता है। जैसे ही उसको फ्री स्टेट में करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर आपस में मिल जाएगा, प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं दे आर not observed in the free state. Hence we do not take their charges to be elementary। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रोटॉन को ब्रेक कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को ब्रेक कर सकते हैं। प्रोटॉन को ब्रेक करेंगे, न्यूट्रॉन को ब्रेक करेंगे, तो जो ब्रेक करने के बाद जो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग पहली बात तो कहते हैं क्वार्क कहते हैं। लेकिन एक क्वार्क जब होता है, जब कभी भी ब्रेक होता है तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मतलब एक को हम दो भाग में कर दिए, तो दो भाग में कर दिए तो एक पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कभी भी फ्री स्टेट में ऑब्जर्व नहीं करता है। फ्री स्टेट में ऑब्जर्व नहीं करता है, इसका मतलब हुआ कि इसको कभी भी हम लोग एलिमेंट्री चार्ज के रूप में हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसको हम लोग कभी भी एलिमेंट्री चार्ज नहीं कहेंगे, बेसिक चार्ज नहीं कहेंगे। बेसिक चार्ज जब कभी भी हम लोग कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल जो चार्ज है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये जो चार्ज है यही एलिमेंट्री चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, एक क्वार्क के चार्ज को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज नहीं कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, एक दो तीन चार हो गया। अब आ जाइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखा जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। वेरी मतलब चेंज करना, इनवेरी मतलब चेंज नहीं करना। कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू वेरी नहीं करता है, इनवेरिएंस वेरी नहीं करता है। क्या नहीं वेरी करता है, तो जैसे कोई बॉडी है रेस्ट में है, तो रेस्ट में है उसका कुछ वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी मोशन में आ गया तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे मास में आप सुने होंगे, मास में आइंस्टीन का थ्योरी कहता है, वहाँ क्या कहता है कि मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जब किसी बॉडी का मास, खास करके जब लाइट के वेलोसिटी के, लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट हो जाता है, उसके करीब करीब पहुँच जाता है, तो उस बॉडी का मास चेंज कर जाता है, मतलब घट जाता है। जो भी हो, तो वेलोसिटी, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई बॉडी का जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कह सकते हैं
इलेक्ट्रिक चार्ज इज independent of frame of reference का मतलब हो गया, जैसे हम लोग पढ़ेंगे वो रेस्ट और मोशन में कंपेयर करते हैं, कोई बॉडी रेस्ट में है कि कोई बॉडी मोशन में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़े होंगे ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर के कंपेयर में किसी बॉडी का पोजीशन चेंज करता है तो कहते हैं कि मोशन में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर के कंपेयर में यदि कोई बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग रेस्ट में कहते हैं। मतलब ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर से चार्ज बॉडी का पोजीशन चेंज करता है या चेंज नहीं करता है, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कह सकते हैं कि यदि कोई चार्ज बॉडी है वो उसके स्पीड ऑब्जर्वर के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कोई बॉडी चार्ज रेस्ट में है तो उतना ही चार्ज होगा, मोशन में है तो उतना ही चार्ज होगा। मतलब दैट इज कह सकते हैं कि चार्ज ऑन ए बॉडी does not depend upon its speed। न तो उस चार्ज बॉडी के स्पीड पर डिपेंड करता है और न ही ऑब्जर्वर पर भी नहीं डिपेंड करता है, और द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर के स्पीड पर भी नहीं डिपेंड करता है। मतलब कह सकते हैं कि चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू कह सकते हैं चार्ज इन मोशन। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उतना ही चार्ज होगा, वो बॉडी मोशन में आ जाएगा तो उतना ही चार्ज होगा। चार्ज का वैल्यू रेस्ट या मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए एक और प्रॉपर्टी आ जाइए। देखिए इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारा है, पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। तो खैर अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जान लीजिए कि कहता है कि चार्ज बॉडी जब रेस्ट में है तो क्या होगा। चार्ज एट रेस्ट क्या होगा, चार्ज इन मोशन में क्या होगा। अब मोशन भी दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और चार्ज विथ एक्सेलरेटेड मोशन। तो कहता है कि चार्ज बॉडी है, कोई बॉडी है रेस्ट में है, तो कहता है कि इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। चार्ज बॉडी रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पैदा होता है, लेकिन वही चार्ज बॉडी यदि मोशन में आ गया तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा हो जाता है। कोई चार्ज बॉडी रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, वही चार्ज बॉडी मोशन में आ जाएगा तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा होगा। लेकिन चार्ज बॉडी मोशन में है, साथ साथ एक्सेलरेटेड, मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है या एक्सेलरेट घट रहा है, तो कहता है
कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और साथ साथ एनर्जी रेडिएट होता है, एनर्जी भी पैदा होता है, एनर्जी रेडिएट होता है in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी पैदा होता है। चार्ज जब रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, मोशन में है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा होगा। वही चार्ज बॉडी मोशन के साथ साथ एक्सेलरेट हो गया, मतलब मोशन बढ़ रहा है घट रहा है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगा ही, साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट होता है। और यह जो एनर्जी जो रेडिएट होता है, जो एनर्जी निकलता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलता है। तो ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और देखेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।